सारा दिन क्या माँ के कमरे में ही पहरा दोगे? अरे मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे ब्याह के लाए हो। कुछ मेरे प्रति भी जिम्मेदारी है कि बस माँ से ही चिपके रहोगे। विद्या जी बोली, बहू मैं बीमार थी, इसीलिए पुनीत मेरे पास पूरी रात बैठा था। माँ जी आप तो हमारे बीच में ना बोले तो अच्छा है। जब से आई हूँ यही देख रही हूँ, बस दिन भर बेटा बेटा करती रहती हो। पुनीत मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरे प्रति भी तुम्हारा कुछ फर्ज है। जब देखो माँ के पास ही चिपके रहते हो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। इससे पहले पुनीत कुछ बोलता, मेघा तुनक कर अपने कमरे में चली गई। एक दिन विद्या जी का बेटा नाश्ते की प्लेट उठाते हुए कहता है, मेघा माँ कब से भूखी बैठी हैं, क्या मैं उन्हें एक गुलाब जामुन खाने को दे दूं? गुस्से से तमतमाती हुई मेघा बोली, आपसे कितनी बार कहा है सासू माँ की फिक्र मत किया करो, क्यों आप मेरा भेजा खा रहे हैं? मैंने उस बुढ़िया के लिए थोड़े ना गुलाब जामुन बनाया है। काम धाम तो कुछ करती नहीं है, बस बैठे बैठे गुलाब जामुन खाना है। पुनीत कहने लगा, मेघा माँ तो काम करना चाहती हैं, पर तुम ही उन्हें किचन में नहीं घुसने देती। मेघा बोली, कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगे हो पुनीत? तो पुनीत ने चुपचाप अपने नाश्ते की प्लेट को उठाया और गुलाब जामुन और समोसा खाने लगा। दरअसल मेघा और पुनीत की लव मैरिज हुई थी और मेघा को सास का झमेला तो घर में चाहिए ही नहीं था। लेकिन पुनीत ने उससे झूठ बोला कि उसकी माँ नहीं है। लेकिन जब वो शादी होकर घर आई तो उसकी सासू माँ ने ही उसका स्वागत किया। तो वो तुरंत ही झल्ला गई और कमरे में घुसते ही सारे कपड़े और सामान इधर उधर फेंकने लगी। आपने मुझसे झूठ बोलकर कोर्ट मैरिज की कि आपकी माँ नहीं है, पर आपकी माँ जिंदा है। मुझे ये सुबह सुबह उठकर चाय देना, दिन भर सास के आगे पीछे घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे किसी भी बूढ़ी औरत की जी हुजूरी करना अच्छा नहीं लगता। जिस दिन से मेघा की शादी पुनीत से हुई थी, उसी दिन से वो सासू माँ को परेशान किए हुए थी, जबकि विद्या जी उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। उसके कामों में कोई टोका टोकी नहीं करती थी। कहीं भी आना जाना हो वो स्वतंत्र थी, बिल्कुल आजाद थी। पर उसे अपनी सासू माँ एक फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। वो उनके साथ रहना भी नहीं चाहती थी। पुनीत ने उससे झूठ बोलकर शादी की थी, लेकिन उसे माँ से लगाव था। आज मेघा का जन्मदिन था, तो इसीलिए मेघा ने आज बहुत सी तैयारियां कर ली थी। तरह तरह के पकवान बनाए, समोसा, गुलाब जामुन, बर्फी और ना जाने क्या क्या। शाम को एक छोटी सी पार्टी थी, जिसमें मेघा के कुछ खास रिश्तेदार और फ्रेंड्स आने वाले थे। मेघा ने थाली उठाई और उसमें चावल और नमक रखकर अपने पति पुनीत से बोली, जाकर ये नाश्ता बुढ़िया को देकर आओ। पुनीत चुपचाप माँ के कमरे में थाली लेकर पहुंच गया। माँ तो दरवाजे पर ही खड़ी थी, क्योंकि वो भूख से छटपटा रही थी। भूख से तड़पती विद्या जी अपने बेटे को सामने खड़े देखकर बहुत खुश हो गईं और थाली लेकर कहने लगी, मेरे लिए क्या लाया है? आज तो बहू का जन्मदिन है ना, कुछ स्पेशल खाना लाया होगा। गुलाब जामुन की महक से पूरा घर भर गया है और मुझे तो गुलाब जामुन खाना बहुत पसंद है। ला दे मुझे, बैठ यहाँ पर। नहीं माँ, मैं यहाँ ज़्यादा बैठूंगा तो मेघा फिर गुस्सा करेगी। आज उसका जन्मदिन है तो मैं उसका मूड खराब नहीं कर सकता। ये लो तुम खाना खा लो। थाली में चावल और नमक देखकर तो विद्या जी की भूख ही मिट गई। थाली देखते ही उनके आंसू छलक पड़े। माँ, आज मेघा ने समोसा, गुलाब जामुन बहुत कुछ बनाया है, पुनीत ने कहा। इतना सुनते ही विद्या जी के मुंह में पानी आ गया। उनकी जीभ चटकारे खाने लगी। कई हफ्तों से चावल नमक, कभी रोटी अचार खाते खाते वो ऊब गई थी। विद्या जी बोली, पर बेटा तू मेरे लिए तो कुछ भी मीठा नहीं लाया, एक गुलाब जामुन ही ले आता। अरे चावल नमक कितने सूखे हैं, ये मैं कैसे खाऊंगी? मैं तो चुपके से गुलाब जामुन उठाकर ला रहा था माँ, पर मेघा की नज़र उन मिठाइयों पर पड़ गई और उसने कहा, ये सब चीज़ें मैंने उस बुढ़िया के लिए नहीं बनाई हैं। उसकी सहेलियाँ आ रही हैं तो वो उनको ही खिलाएगी। अभी ना समझ है ना माँ, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। अच्छा बेटा, तुमने गुलाब जामुन खाए? हाँ माँ, मैं तो गुलाब जामुन, समोसे सब खा कर आया हूँ। कैसा बना था? बहुत स्वादिष्ट बना था। इतना सुनकर विद्या जी वो सब खाने के लिए तड़प उठी। विद्या जी बोले, अभी गुलाब जामुन और बचे हैं, मैं देख कर आता हूँ माँ।
मेघा अभी कमरे में गई है। अगर वो सो रही होगी तो मैं चुपके से आपके लिए गुलाब जामुन उठाकर ले आऊंगा। पुनीत माँ के कमरे से बाहर आता है और सब कमरों में बारी बारी से झांक कर देखता है कि मेघा कहाँ है। वो देखता है कि मेघा अपने कमरे में बैठकर आराम से अपनी सहेलियों से हंस हंस कर फोन पर बतिया रही है। फिर वो चुपके से किचन में घुस जाता है और अपने हाथों में एक गुलाब जामुन छुपा कर ले जाता है और विद्या जी को दे देता है। विद्या जी गुलाब जामुन को देखती हैं तो उनकी आंखें खुशी से चमकने लगती हैं और वो जल्दी जल्दी पूरा का पूरा गुलाब जामुन एक बार में ही मुंह में भर लेती हैं। पुनीत ये सब देखकर कहता है, क्या माँ, इतना बड़ा गुलाब जामुन एक बार में ही मुंह में भर लिया? आराम से खाओ, नहीं तो गले में अटक जाएगा। और वो फट से गुलाब जामुन चट कर लेती हैं और कहती हैं, तू सच कह रहा था, गुलाब जामुन तो बहुत टेस्टी बना है, मुझे और खाने का मन कर रहा है। एक काम कर बेटा, अब जाकर एक समोसा ले आ। नहीं माँ, इस बार गया तो मेघा मुझे बहुत सुनाएगी। पुनीत को पता था अगर इस बार वो माँ की इच्छा पूरी करेगा और मेघा ने देख लिया तो माँ को एक गुलाब जामुन के बदले कई दिनों तक भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि मेघा हमेशा यही करती आई थी। वो माँ को एक कमरे में बंद कर देती थी। पुनीत उसे बार बार समझाता पर वो उसकी बिल्कुल नहीं सुनती। अब विद्या जी को बार बार कभी समोसे का कभी गुलाब जामुन का ख्याल आता। वो बार बार उंगलियां चाट रही थी। माँ, अब मैं जा रहा हूँ, नहीं तो मेघा मेरा बैंड बजा देगी। हाँ माँ, अगर रात को कुछ बच जाएगा तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ये कहकर पुनीत अपने कमरे में जाता है तो मेघा कहती है, खा लिया बुढ़िया ने खाना? हाँ, पूरा चट करके खाया है। क्यों, ऐसा कौन सा पकवान दिया था कि चट करके खाया है? नहीं बाबा, वो तो चावल नमक ही चट करके खा जाती हैं। झूठ मत बोलो, मुझे पता है आपने उन्हें एक मीठा जरूर खिलाया है, क्योंकि मैंने पूरे 30 गुलाब जामुन बनाए थे। एक आपने खाया, एक मैंने, तो 28 होने चाहिए ना? वहाँ तो 27 गुलाब जामुन हैं। एक गुलाब जामुन जरूर उस बूढ़ी अम्मा को आपने खिलाया है। नहीं नहीं मेघा, तुम गलत समझ रही हो। वो तो तुम्हारी उंगलियों में जादू है ना। इतना अच्छा बनाया था कि मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने एक और खा लिया। ठीक है स्वीटहार्ट, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। शाम को बर्थडे पार्टी में मिलते हैं। शाम को मेघा के सारे रिश्तेदार और फ्रेंड्स आते हैं। घर में खूब हंसी खुशी का माहौल रहता है, पर बेचारी विद्या जी एक कमरे में बंद पड़ी थी। क्यों बंद पड़ी थी? किस चीज की सजा उन्हें मिल रही थी? उन्हें तो यही समझ नहीं आ रहा था। शायद सास बनना ही उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था, जो आज वो झेल रही थी और रोए जा रही थी। और मेघा अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के साथ खूब मजे से अपना जन्मदिन मना रही थी। किसी ने पूछा भी नहीं कि तुम्हारी सास कहाँ है। अच्छे अच्छे खानों की खुशबू विद्या जी के कमरे में पहुंच रही थी और वो उस खुशबू से ही अपनी भूख मिटा रही थी। मेघा को जन्मदिन की ढेरों बधाइयां देने के बाद सब मेहमान घर जाने लगे तो पुनीत ने गिफ्ट खोलकर मेघा को दिखाया। उधर 56 भोग खाने की चाहत में विद्या जी बेचैन हो रही थी। इधर पुनीत मेघा से बोला, ये देखो, मैं 2 साड़ियां लाया हूँ, एक तुम्हारे लिए और एक माँ के लिए। अरे माँ तो सूती धोती पहनती हैं, उनके लिए बनारसी साड़ी लाने की क्या जरूरत है? कितना पैसा बर्बाद कर दिया। मुझसे ज्यादा महंगी साड़ी तो आप माँ के लिए लाए हो। मेरी साड़ी 2000 की और माँ के लिए 5000 की लाए हो। क्या जरूरत थी पैसा बर्बाद करने की? क्या वो साड़ियों का ढेर लगाएगी? और उनको जाना कहाँ होता है? उनकी सारी चीजें तो बक्से में बंद रहती हैं। मेघा, हद होती है बचपने की। ये मत भूलो, माँ का ही दिया हमारे पास सब कुछ है और तुम उनको एक साड़ी देने में इतना परेशान कर रही हो। मेघा ने कहा, अरे कल को हमारे भी बच्चे होंगे, उनके भविष्य के लिए भी तो हमें कुछ करना है। अभी से पाई पाई जुटाएंगे तभी तो उन्हें अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे। आप तो हमेशा मुझे ही गलत ठहराते हो। उनको कहाँ जाना है? सारी की सारी साड़ियाँ रखे रखे खराब हो जाती हैं। पुनीत गुस्से में बोला, तुम हमेशा मेरी माँ को लेकर क्यों परेशान रहती हो? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर देखा जाए तो तुम्हारी भी माँ जैसी है। मेघा ने बोला, माँ जैसी हैं, माँ नहीं। मैं उन्हें माँ नहीं मानती।
मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, मुझे सास नाम की परेशानी अपने घर में नहीं चाहिए। मेघा, माँ तुम्हारा क्या करती है? चुपचाप तो पड़ी रहती है बेचारी, फिर भी तुम उन्हें तंग करती रहती हो। हमेशा मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा क्यों सोचती हो? धीरे धीरे दोनों में हुई नोक झोंक बड़े से विवाद में बदल जाती है। मेघा और पुनीत में खूब लड़ाई झगड़ा होने लगता है। मेघा चिल्ला चिल्ला कर कहती है, मैंने भी फैसला कर लिया है, या तो तुम अपनी माँ के साथ रहोगे या फिर मेरे साथ। आज तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। पुनीत भी भड़क कर कहता है, अगर माँ और बीवी में से मुझे किसी एक को चुनना है तो मैं अपनी माँ को चुनता हूँ। दरवाजा खुला है, अब तुम जा सकती हो। पुनीत, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। मेरी माँ ने मुझे 9 महीने कोख में रखा, पाला पोसा, दर्द सहा, और आज मैं उसे छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं? उससे अच्छा मैं तुम्हें छोड़ दूं। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, मुझे लेने मत आना। मेघा अपने मायके फोन करती है, माँ गाड़ी भेज दो, मैं अभी मायके आ रही हूँ, अब मेरा इस घर में कोई नहीं है। वो अपना सामान पैक करते हुए बड़बड़ा रही थी, मेरी इस घर में क्या आवश्यकता है? मेघा अपना सामान पैक करके सूटकेस लिए घर के बाहर निकल जाती है तो पुनीत कुछ नहीं बोलता और दरवाजा बंद कर देता है। जब ये खबर विद्या जी को पता चली कि उनकी बहू ससुराल छोड़कर मायके चली गई है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। आज मेघा को गए 2 दिन हो गए और उन 2 दिनों में उन्होंने अन्न का एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला, और इसका कारण वो अपने आप को ही मानती हैं। अपने आप को कोसती हैं कि मेरे कारण ही बहू ये घर छोड़कर चली गई। एक सास जिसे बहू ने तिल तिल तड़पाया, खाना भी ढंग से नहीं दिया, आज उसी सास को अपनी बहू के जाने का कितना गम है, कितना दुख है। और इधर पुनीत की भी हालत ठीक नहीं है, उसे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पुनीत ने कई बार उसका फोन ट्राई किया पर मेघा ने गुस्से में फोन नहीं उठाया। पुनीत सोचने लगा, शादी के फेरों के समय जीने मरने की कस्में खाई थीं, जिसे एक पल में उसने तोड़ दिया। तभी फोन की घंटी बजती है, उसका ध्यान फोन की तरफ जाता है। पुनीत ने झट से फोन उठाया और बरामदे में टहलते टहलते बात करने लगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, पुनीत कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सुनो, मैंने फ़ोन ये बताने के लिए किया है कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, आप पिता बनने वाले हैं। क्या सच कह रही हो मेघा? मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। पुनीत फ़ोन पर गिड़गिड़ाने लगा, अब जिद छोड़ो, अपना गुस्सा थूक दो और घर वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पा रहा हूँ। यहाँ सब कुछ वैसे का वैसा ही है, सब तुम्हें याद कर रहे हैं। नहीं पुनीत, अब बहुत देर हो गई। अगर तुम्हारी माँ उस घर में रहेगी तब तो मैं बिल्कुल उस घर में कदम नहीं रखने वाली। अब तुम्हें फैसला करना होगा। मेरा फैसला वही है मेघा। ये कहते कहते पुनीत रुआंसा हो गया और उसके मुंह से कुछ और शब्द नहीं निकल पाए। पुनीत तो बीच मझधार में फंस गया था। वो ना तो अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता था और ना ही अपनी माँ को अपने से दूर करना चाहता था। उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। वो क्या करे, क्या फैसला ले? अपनी माँ की वो बहुत इज्जत करता था पर आज वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। उसकी हंसती खेलती जिंदगी नरक समान हो गई थी। पुनीत अचानक से उठा और माँ के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने देखा कि उसकी माँ ने दरवाजे की आड़ में रहकर सब कुछ सुन लिया था। विद्या जी उसे देखकर चौंक गईं। वो बोली, बेटा तू बाप बनने वाला है और मैं दादी। पर मैं दादी कितनी अभागन हूँ कि मैं अपने पोता पोती को अपनी गोद में खिला नहीं सकती, उन्हें प्यार नहीं कर सकती। बहू की जिद यही है ना कि मैं यहाँ ना रहूं, तो मैं कहीं और चली जाऊंगी, पर तू बहू को ले आ। नहीं माँ, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। विद्या जी पुनीत की बातों को सुनकर बहुत देर तक खामोश रहीं और फिर अंत में फैसला लिया कि वो वृद्धाश्रम चली जाएंगी, पर बेटे बहू की जिंदगी को नरक जैसी नहीं होने देंगी। वो उन दोनों के बीच में नहीं आएंगी। वो उन दोनों का घर टूटते हुए नहीं देख सकती थी। उन्होंने पुनीत से कहा, बेटा तू मेरी चिंता मत कर, तू मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दे। पुनीत बोला, माँ
तुम पागल हो गई हो? तुम अपना घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाओगी? क्या तुम अनाथ हो? तुम इस घर की मालकिन हो। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। तुम दोबारा ऐसी बातें मत करना। अच्छा होता जो मैं तुम्हारी बात मान लेता और तुम्हारे खिलाफ जाकर उस मेघा से शादी न करता, तो ये दिन तुम्हें नहीं देखना पड़ता। बेटा, वो तुम्हारी धर्म पत्नी है, उसके खिलाफ तुम्हें ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। माँ, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ और ऑफिस से आने के बाद बहू घर में होनी चाहिए। तुझे मेरी कसम। जा पगले, उसे मना ले। अब तो वो माँ बनने वाली है, इस घर को वारिस देने वाली है। पुनीत चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को जब वो घर आया तो उसकी माँ उसे कमरे में कहीं नहीं मिली। मिला तो एक पत्र जिसमें लिखा था, बेटा मैं जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। पुनीत ये पत्र पढ़कर हैरान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। माँ को कहाँ ढूंढे? माँ को ढूंढे कि अपनी पत्नी को लेने जाए। माँ ने उसे अपनी कसम दी थी तो वो अपनी पत्नी को लेने उसके घर चला गया। और जब मेघा घर आई तो वो बहुत खुश थी। उसकी सास घर छोड़कर जो चली गई थी, अब वो आराम से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही थी। धीरे धीरे पुनीत और मेघा की जिंदगी सामान्य होने लगी और वो दोनों एक दूसरे के साथ बड़े खुश थे। इधर विद्या जी वृद्धाश्रम में अपने बेटे को रह रहकर बहुत याद करती थीं। रोती थीं कि मेरा बेटा परेशान हो रहा होगा। मैंने उसे बताया ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, किस हालत में हूँ, और उसने पता लगाने की भी तो कितनी कोशिश की होगी, पर वो मुझे ढूंढ नहीं पाया होगा। विद्या जी किसी से बात नहीं करती थी। वृद्धाश्रम के उनके हम उम्र साथी उनसे बोलने की, उनका हाल चाल लेने की कोशिश करते, तब भी वो कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप पड़ी रहती। वो खिड़की से बाहर एकटक ताकती रहती कि शायद मेरा बेटा मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाए। उधर मेघा अपने होने वाले बच्चे को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। वो रोज उसके लिए नए नए कपड़े खरीदती, शॉपिंग करती। वो खूब मजे से अपना जीवन गुजार रही थी। कुछ दिन बाद दिवाली का त्योहार आ रहा था और वृद्धाश्रम के कुछ बुजुर्ग अपने घर दिवाली में अपने बेटे बहू के घर मिलने जा रहे थे। विद्या जी की भी बड़ी इच्छा हुई कि वो भी अपने बेटे से एक बार मिल लें, क्योंकि वो बिना बताए ही उस घर को छोड़कर चली आई थी। वृद्धाश्रम से 1 घंटे की छुट्टी लेकर वो अपने बेटे बहू के घर पहुंची तो देखा उनके घर में बहुत चहल पहल है। आसपास के पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि उनकी बहू की गोद भराई की रस्म है और बहुत सारे मेहमान आए हैं। हलवाई लोग खाना बनाने में जुटे हुए हैं और नौकर चाकर साफ सफाई कर रहे हैं। विद्या जी ने सोचा कहीं बहू उनको ऐसे देखकर गुस्सा ना हो जाए, तो वो काम वाली का कपड़ा पहनकर घूंघट करके अंदर अपने बेटे बहू के घर में घुस गई। वो भी सोच रही थी, क्या किस्मत पाई है मैंने, अपने ही घर में वेश बदल कर घुसना पड़ रहा है। वो बेटे बहू के कमरे के बाहर झाड़ू लेकर डस्टिंग करने लगी। तभी उन्होंने जो सुना उससे तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा जोर जोर से हंसते हुए अपनी पत्नी मेघा से कह रहा था, माँ को इस घर से बाहर करने के लिए हमने भी क्या खूब खेल खेला, क्या जबरदस्त नाटक किया, और माँ को पूरी सच्चाई पता भी नहीं चली। वो सोचती थी कि बेटा मुझे घर में रखना चाहता है, मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, केवल मेघा घर से निकालना चाहती है। पर मैं खुद भी तो उस बुढ़िया से छुटकारा पाना चाहता था ताकि मैं अपनी पत्नी को खुशी से रख सकूं। इसीलिए हम दोनों ने मिलकर ऐसा नाटक किया कि वो खुद वृद्धाश्रम में चली जाए। हमें तो उनसे भी छुटकारा मिल गया और लोगों के ताने भी नहीं सुनने पड़े। मेघा भी पुनीत की बातों को सुनकर खूब हंस रही थी। हाँ पुनीत, तुम्हारा साड़ी वाला ड्रामा भी बहुत जबरदस्त था। और मेघा, तुम जब घर छोड़कर चली गई थी तब तो पूछो मत माँ का क्या हाल हुआ था। छोड़ो जी, आज हम उस बुढ़िया को याद करके क्यों अपना दिन खराब कर रहे हैं। थोड़ी देर में सब मेहमान आने वाले हैं, मैं देख लेती हूँ कि हलवा, पूरी और क्या क्या आइटम बन गया है, ताकि मैं सब चीज़ों की सेटिंग करवा दूँ। और माँ का बड़ा वाला कमरा तो खाली हो गया है, हम लोग उसी कमरे में फंक्शन करेंगे। मैं उस बुढ़िया की तस्वीर भी हटा देती हूँ ताकि किसी की नज़र वहाँ पर ना पड़े, नहीं तो लोग पूछेंगे कि माँ कहाँ है। अच्छा हुआ इस घर की आफत चली गई
और हमें उनका मनहूस चेहरा भी नहीं देखना पड़ रहा। विद्या जी के कमरे में जाकर वो उनकी तस्वीर को हवा में उछालकर फेंक देती है और पुनीत माँ की अलमारी खोलकर उनकी बनारसी साड़ी निकालता है और कहता है, स्वीट हार्ट, ये साड़ी मैं तुम्हारे लिए ही लाया था, तुम पर खूब जचेगी, इसे पहन लो, पूरे 5,000 की है। मेघा की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। दोनों खूब खुश थे और बाहर खड़ी विद्या जी अपने बेटे की इस नीच हरकत पर स्तब्ध थीं। उन्हें लगा मैं इस बेटे के लिए आंसू बहा रही थी। मैं सोच रही थी कि मेरा बेटा मेरी याद में तड़प रहा होगा, पर ये तो अपनी पत्नी के साथ खूब ऐश से रह रहा है और मैं वृद्धाश्रम में रो रो कर जीवन बिता रही थी। मेरा पूत कपूत हो गया। मैं ऐसे पुत्र के लिए आंसू बहा रही थी। लानत है मुझ पर। अच्छा हुआ मुझे अपने बेटे की सच्चाई पता लग गई। तभी मेघा विद्या जी के पास आती है और कहती है, सुनो बुढ़िया, जल्दी से ये कांच की तस्वीर को हटाकर सफाई कर दो। ये कहकर वो तैयार होने अपने कमरे में चली जाती है। विद्या जी तो घूंघट की हुई थी, मेघा उन्हें देख नहीं पाई थी। विद्या जी अपने कमरे में जाती हैं और तस्वीर को उठाकर डस्टबिन में फेंक देती हैं। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने बेटे बहू को दिल से हमेशा के लिए निकाल फेंकती हैं। कुछ समय अपने कमरे में बिताने के बाद विद्या जी उस घर से निकल जाती हैं और वृद्धाश्रम पहुंच जाती हैं। आज वृद्धाश्रम के लोग आश्चर्य में थे कि विद्या जी पहले से काफी खुश थी और चहक रही थी। उन्हें उनका ये बदलता व्यवहार बड़ा अच्छा लग रहा था। उधर मेघा और पुनीत मिलकर अपने आने वाले बच्चे की खुशी में अच्छी सी पार्टी करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। समय बीतता गया और मेघा की डिलीवरी का समय आ गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके गर्भाशय में गांठें बन गईं और बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था। उसके होने वाले बच्चे की ग्रोथ रुक गई थी। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने की हिदायत दी और कहा, अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं किया गया तो माँ की जान जा सकती है। बच्चे ने तो गर्भ में ही दम तोड़ दिया था। पुनीत ने मेघा को बचाने का निर्णय लिया। ऑपरेशन में उनके बहुत पैसे खर्च हुए। मेघा को बहुत ब्लीडिंग होने लगी और तुरंत उसका ऑपरेशन करना पड़ा। विदेशों से डॉक्टर्स का सुझाव लेना पड़ा। उसके ऑपरेशन में पुनीत की बहुत सी जमा पूंजी खर्च हो गई थी। पुनीत तो जैसे सड़क पर ही आ गया था। बहुत दिनों से ऑफिस से छुट्टी लेने के कारण पुनीत को ऑफिस से भी निकाल दिया गया। अब तो उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। मेघा पूरे 20 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थी। घर आने के बाद मेघा अपने बच्चे की याद में खूब रो रही थी। पुनीत ने उसे दिलासा दिया और कहा, मेघा, ऐसे हिम्मत हारोगी तो कैसे काम चलेगा? पुनीत, हमारे घर खर्च कैसे चलेंगे? तुम्हारी तो नौकरी भी चली गई और अभी मैं बहुत कमजोर हूँ। मैं खाना भी नहीं बना सकती। हमें एक नौकर भी रखना पड़ेगा। अगर माँ जी होती तो शायद इस बुरी परिस्थिति में हमारी मदद करती। मेरी भी माँ अब इस दुनिया में नहीं है कि मैं मायके वालों से कोई मदद मांगूं। पुनीत बोला, कोई बात नहीं मेघा, हम अपने इस बड़े से घर को किराए पर दे देंगे। जब तक दूसरी नौकरी नहीं मिलती कुछ दिन तक तो हमारा गुजारा अच्छे से ही हो जाएगा और तुम्हारी दवा का खर्च निकल आएगा। तभी दरवाजे की बेल बजी और एक आदमी दरवाजे पर खड़ा उनको एक लिफाफा पकड़ा रहा था। वो आदमी बोला, मिस्टर पुनीत, ये आपका घर है? हाँ, कहिए, आप कौन? ये आप खुद ही खोलकर देख लीजिए। पुनीत लिफाफा खोलकर पढ़ता है तो उसे घर खाली करने का नोटिस मिलता है। पुनीत कहता है, कौन है आप? आपकी अकल ठिकाने पर तो है? ये मेरा घर है और आप कौन हैं जो मेरा घर मुझसे ही खाली करवाना चाहते हैं? मेघा कहती है, हमारा ही घर हम क्यों खाली करें? किसने ये नोटिस भेजा है? तो वो वकील बोलता है, आपकी माँ विद्या जी ने। ये घर जबरन आप लोगों ने उनसे हथिया लिया है। विद्या जी? विद्या जी तो अब इस दुनिया में नहीं है, मेघा बोली। तभी विद्या जी ताली बजाते हुए अंदर आती हैं और कहती हैं, जिंदा सास को ही तुमने मार दिया बहू। मैं अभी जिंदा हूं और ये घर तुम लोगों को खाली करना होगा। उन्हें देखकर मेघा सख्ते में आ गई। पर माँ जी, हम तो आपके बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? और आपके पास घर के कागजात तो है नहीं, आप ये घर कैसे खाली करवा सकती हैं?
घर के कागजात तो हमारे पास हैं। पुनीत बोला, माँ तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा और अब जाकर मिली हो और कह रही हो घर खाली कर दो। माँ मैं तुम्हारी याद में रोता रहा, तुम आ गई, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। विद्या जी पुनीत के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ती हैं और कहती हैं, बेवकूफ बनाना बंद करो, अब मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। तू तो मेरा बेटा था, मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया। अरे तुझसे अच्छी तो वो मेघा थी, कम से कम जो बोलती थी मुंह पर बोलती थी। तूने तो मेरी पीठ पर छुरा घोंपा है। तुम लोग जिस दिन गोद भराई की रस्म कर रहे थे उस दिन मैं इस घर में काम वाली बनकर आई थी और मैंने तुम्हारी और बहू दोनों की बातें सुन ली थी।